Hello everyone, I hope you all are fine at your home. So बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो क्या था? डी ब्रोगली इक्वेशन, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। उसने हमें क्या एक्सप्लेन किया था? उसने हमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और ये क्लियर किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल एज वेल एज क्या है, वेव लाइक बिहेवियर दोनों शो करता है, राइट? तो वो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था, उसकी जस्टिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके थे। तो वहां से क्वेश्चन आता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हमने ड्यूअल करैक्टर पढ़ा और मैटर के अंदर भी हम लोगों ने ड्यूअल करैक्टर पढ़ा। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है? तो अगर डिफरेंस की बात करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके साथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। लेकिन मैटर वेव्स के अंदर इस तरीके के कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलते। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या होते हैं बच्चे, इनको हम रेडिएट करा सकते हैं स्पेस के अंदर भी, लेकिन जो मैटर वेव्स होती हैं वो ना तो रेडिएट होती हैं इनटू स्पेस में और ना ही एमिट की जाती है किसी पार्टिकल से। ये यूजुअली क्या होती है, किसी भी पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है, एमिट वगैरह नहीं होती है। थर्डली, अगर मैं बात करूं दैट दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था यूवी रेज आती है सन रेज से, तो स्पेस से होते हुए, तो उनको किसी मीडियम की नीड नहीं होती है सॉरी। तो लेकिन जो आपके पास में जो मैटर होते हैं उनको प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की नीड होती है पर्टिकुलर, ठीक है। वैक्यूम में वो पास नहीं हो सकते हैं। फोर्थ, अगर बात करूं दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो सेम वेलोसिटी से क्या करती है, मूव करती है, लेकिन जो मैटर होते हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से क्या कर सकते हैं, ट्रेवल करते हैं। अगर वेलोसिटी की बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो क्या होती है, इनकी वेलोसिटी लगभग लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैटर की वेलोसिटी की, तो वो लाइट की वेलोसिटी से थोड़े से कम ही होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने जो वेवलेंथ पढ़ी थी वो पढ़ी थी लैम्डा इक्वल टू c/ν, ठीक है। लेकिन इसके अंदर केस में किसके अंदर जो हमने पढ़ा था मैटर के केस में, तो हमने इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ी थी विच इज लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो ये एमवी सॉरी, तो ये क्या थे, बेसिक कुछ डिफरेंसेस थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि दोनों में हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर भी हमने ड्यूअल नेचर पढ़ा था और मैटर के अंदर भी हम लोग ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंसेस हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े, ओके। आज हम बात करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों देखो, जितने भी आज तक हम जितने भी साइंटिफिक चीजें पढ़ते आए हैं, ठीक है, हम ये मानकर चलते हैं कि जितनी भी डिजायर्ड चीजें होती हैं जिनको मतलब कि अपनाया जाता है, उनके अंदर हमेशा क्या होती है, कोई एक्यूरेसी होती है, दैट्स व्हाई दे आर एक्सेप्टेड। बट 1927 में हेजनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिस प्रिंसिपल का नाम ही अनसर्टेन था, ठीक है। हेयर यू आर राइट, अनसर्टेन मतलब यहाँ पर अनिश्चित था, मतलब एक्यूरेट। अब कहोगे कि मैं निश्चित था, सही नहीं था, वाई सो वो एक्सेप्ट क्यों किया गया? तो वो अनएक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, एक्सेप्ट क्यों किया गया, और उसमें क्या अनसर्टेनिटी थी, वही आज हम इस प्रिंसिपल के अंदर पढ़ेंगे, हुज नेम इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो फर्स्टली वी डिफाइन द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देन कहता है दैट इट इज not possible, it is not possible to measure simultaneously both the position and momentum of a माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। देखो, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। क्या कहा? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर सिमिल्टेनियसली, साथ साथ, सिमिल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, बोथ the position and the momentum of a microscopic particle with absolute accuracy। यानी कि if you want to measure any position or momentum of any electron, or you can say any microscopic particle, you can not tell their measurement simultaneously, यानी ठीक है, साथ साथ उनकी, और वो एंड विद एक्यूरेसी ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आप साथ साथ किसी भी कोई पार्टिकल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है,
तो आपको इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है या फिर मोमेंटम भी निकालना है। ठीक है, यहाँ पर मोमेंटम साथ साथ ये वेलोसिटी की भी बात करेगा कि वेलोसिटी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी भी चेक करनी है और इसकी पोजीशन भी चेक करनी है, तो उसको आप साथ साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसने एक एक्सप्रेशन दिया, वो एक्सप्रेशन था दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज होना। चेंज कब होगा? जब वो अपनी पोजीशन से कुछ चेंजेस आएंगे उसमें, है ना, इज ग्रेटर और इक्वल टू h ओवर 4 यानी कि जो वैल्यू आप निकालेंगे वो कुछ वैल्यू ऐसे निकल के आएगी। यह डेल्टा एक्स क्या है? पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑब्वियस, एंड डेल्टा पी यानी, और पी यहाँ पर क्या है बच्चों? मोमेंटम है। इसके अलावा आप डेल्टा वी यानी कि वेलोसिटी भी ले सकते हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी वुड बी ग्रेटर और इक्वल देन h ओवर 4 इफ यू आर क्लोजर देन इक्वल साइन। देखो इससे h ओवर 4 से ज्यादा होती है। जितना ज्यादा आप इक्वल के पास पहुंचोगे, मतलब अगर ज्यादातर इक्वल आ जाए तो आप ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ होंगे। इसने कहा आप एक्यूरेसी की तरफ नहीं होते हैं। एक्यूरेट कब होगा? जब बिल्कुल इक्वल के आप क्लोजेस्ट पहुंचते रहेंगे। ठीक है, अब कहता है कि अगर आप क्या निकालने जाते हो? पोजीशन निकालने जाते हो किसी पार्टिकल की एक्यूरेटली, तो जो मोमेंटम होता है वो उसके लिए क्या होना चाहिए? मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो मोमेंटम निकालने जाते हो तो डेल्टा एक्स क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। देखो मान लीजिए इसी मैथमेटिकल, देखो इसका मैं एक्सपेरिमेंटली भी आपको समझाऊंगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए आपके पास एक्सप्रेशन है दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वुड बी ग्रेटर और इक्वल टू h ओवर 4 देखिए फर्स्ट केस आपने माना दैट डेल्टा एक्स क्या है? स्मॉल है। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है? स्मॉल है। तो डेल्टा पी यहां पर क्या हो सकता है? h ओवर 4 और डेल्टा एक्स, तो ये वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? बड़ी, यानी कि नीचे जितनी वैल्यू छोटी होगी आंसर बड़ा आएगा। दैट मीन्स कि जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। तो यहां से आप डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने क्या कर दिया, डेल्टा पी की वैल्यू को जब स्मॉल रखा तो क्या हो जाएगा? यहां से अब बार आप क्या निकालने की कोशिश करें? डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर और h ओवर 4 यहाँ पर डेल्टा पी, ये वैल्यू छोटी होगी तो ये बड़ी हो जाएगी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जो वैल्यू जितनी छोटी होती है उसको निकालना उतना ही मुश्किल होता है। जो वैल्यू जितनी छोटी होती है उसको निकालना उतना ही मुश्किल होता है विद एक्यूरेसी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा छोटी वैल्यू को विद एक्यूरेसी निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता है। एक एग्जांपल मान के चलिए, आप लोगों ने बैलेंस देखे होंगे जिसको आप तराजू बोलते हो। ठीक है, जो बैलेंस आते हैं वो अलग अलग वेट के आते हैं, केजी में भी आते हैं, ग्राम में भी आते हैं, मिलीग्राम में भी आते हैं और उससे छोटे में भी आते हैं। तो मान लीजिए मैंने कहा बच्चे 2 किलो कोई पाउडर है, उसको क्या कीजिए आप, उसको आपको मान लो आपको क्या दिया? डिजिटल आपके पास में क्या दे दिया? डिजिटल मैंने बैलेंस दे दिया जिसमें नंबर डायरेक्ट दिखते हैं। तो 2 किलो जो पाउडर है उसको तोलना है आपको। आपने क्या कर लिया? इजिली 2 kg को मेजर कर लिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा अब आप 2 ग्राम को मेजर कीजिए। आपने कर लिया, फिर भी इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैंने कहा 2 मिलीग्राम को कीजिए। अब आप जैसे ही 2 मिलीग्राम की क्वांटिटी रखने गए तो क्या होता है? जो बैलेंस होता है कभी आगे चला जाता है, यानी कि 2.05 हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा। फिर उसमें से कुछ निकालेंगे बैलेंस करने के लिए तो 1 point something हो जाता है। मतलब बहुत बहुत परेशान करेगा। ये कब होता जाएगा? इससे भी छोटी वैल्यू इससे भी कम करते जाएंगे वैल्यू, वो उतना ज्यादा परेशान करेगा। यानी कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के अंदर, यानी कि छोटे लेवल पर किसी भी चीज की एक्यूरेसी निकालना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी ने, यानी कि हेजनबर्ग ने क्या मेजर करने की कोशिश की है? एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेलोसिटी या मोमेंटम, ठीक है, और उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कहां से बताया? एक्चुअल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखो अकॉर्डिंग टू बोर क्या था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोई ऑर्बिट है, ये नीचे तक चलता रहेगा और यहां पर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन है भाई।
ठीक है। तो बोर्न ने क्या किया कि उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लगा दिया। अब कोई भी चीज हमें दिखाई कैसे देती है, अब इतना हम लोगों को सबको पता है कि बाहर से कोई लाइट आती है, वो उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक, जैसे मुझे ये कोई भी ये पेज है, इस पर कुछ लिख रखा है, मुझे कैसे दिखाई देगा कि लाइट आ रही है, इस पर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, और लाइट इस पर से रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों तक पहुंचेगी, तब मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर लाइट नहीं होगी, मान लीजिए मैं यहाँ पर बल्ब ऑफ कर देती हूँ, ठीक है, लाइट आने के सारे ऑप्शंस ऑफ कर देती हूँ, तो क्या मुझे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो उन्होंने क्या किया, तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को इस पर डाला, ठीक है, लाइट इसके ऊपर डाली। उस लाइट की क्या होगी बच्चे? अपनी कोई क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी कुछ क्या रही होगी? वेवलेंथ रही होगी। अब जैसे ही इन्होंने यहाँ पर लाइट डाली, अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वांटम थ्योरी से कि जो लाइट होती है वो किस फॉर्म में पढ़ते हैं? हम फोटॉन्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर फोटॉन्स क्या आए, इस पर आए, जिसकी कुछ पर्टिकुलर क्या रही है बच्चे? वेवलेंथ रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही वो जो बीम है इस पर स्ट्राइक हुई, यानी कि वो जो फोटॉन्स है इस पर स्ट्राइक हुए, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। एक्चुअल में क्या हुआ? देखिए, अगर बात आती है किसी लार्ज बॉडी की, अगर किसी लार्ज बॉडी से इस तरीके की कोई चीज आकर टकराती है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता। लेकिन देखिए, आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत 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 छोटा है, इवन बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व करना उस क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इतना तो आपका आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है। ऊपर से आपने उतनी ही एक फोटोन उस पर स्ट्राइक करवाया, तो वो उस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटी चीजें जितनी होंगी वो उतनी जल्दी डिस्प्लेस हो जाएंगी। फूंक मारोगे उड़ जाएगा, तो ये तो फूंक तो बहुत बड़ी चीज होगी। उन्होंने क्या किया था? सिर्फ एक फोटोन ऑफ लाइट लिया था, 1 फोटोन लिया था सिर्फ, ठीक है, वो इसके ऊपर डाला था, उसी से ही क्या हो गया? वो डिस्प्लेस हो गया। वो क्या करने जा रहे थे? इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने जा रहे थे। अब बताओ पोजीशन कैसे फाइंड आउट करे? जैसे ही तो अब जब तक इस पर लाइट नहीं डलेगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तब तक कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो अब यहां पर जैसे ही इसके ऊपर बीम गिरी तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? और इसकी पोजीशन भी क्या हो रही है? यहां पर चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो वो आइडिया लेकर चल रहे थे कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल सकते हैं? पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ निकाल सकते हैं, तो वो चीज क्या हुई? गलत साबित हुई। देखिए, पोजीशन यहां पर अगर इस पोजीशन को निकालना चाहे तो उन्होंने इस पॉइंट को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो यहां तक बीम पहुंचने से पहले रिफ्लेक्ट तो तब होगी ना, पहले से टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। अच्छा, और मान लीजिए यहां पर किसी पर्टिकुलर मोमेंटम से वो मूव कर रहा था, तो यहां पर अब स्ट्राइक करने के बाद उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहां तो वो पोजीशन देख सकते हैं या फिर मोमेंटम को देखेंगे। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहां से उनकी जो मोमेंटम, वेलोसिटी और जो इनकी जो पोजीशन थी, उनके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने की वजह से चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से इन मोमेंटम वगैरह चेंज हुए, सारी चीजें क्या होनी शुरू हो गई बच्चे? चेंज होनी शुरू हो गई। ओवरऑल इसका पूरा रीजन यही था दैट द कोलिजन ऑफ फोटोन विद द इलेक्ट्रॉन सेंड्स इट एन अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्शन। चलो, हमने ये भी सोच लिया था, उन्होंने ये भी सोचा, चलो मान लीजिए स्ट्राइक करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में ही कहीं मूव, स्ट्राइक करने के बाद इधर चला जाएगा। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन तो किसी अनप्रेडिक्टेबल, ये बात उन्होंने सोचा ही नहीं था, इधर चला गया, ठीक है। तो और वो भी किसी नई वेलोसिटी के साथ में, तो एक तो अनप्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो कर लिया, दूसरा क्या था कि पोजीशन, मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। तो इसी बेसिस पर उन्होंने कहा दैट इट इज not possible to determine simultaneously the exact position and momentum of the electron of any microscopic object। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, जितनी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, ये हमेशा के लिए रूल फॉलो होता है कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए आप कोई भी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। यहां पर माइक्रोस्कोपिक बॉडी मिलीग्राम वाली को कैलकुलेट मत कर लेना कि मैडम ने बैलेंसिंग मिलीग्राम की बताई थी। यहां पर जो आपकी वैल्यू जाती है ना, वो -30, -130, -80,
19 में जाती है, ठीक है। तो वो वाली यहाँ पर बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको समझ में, आपको पता है ना, -31 kg में जाता है, तो कुछ उतने केजी की बात चल रही है यहाँ पर। उसको माइक्रोस्कोपिक बॉडी काउंट किया जा रहा है, मिलीग्राम को आप माइक्रो में काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक मेथड, अब पोजीशन और क्या था, मोमेंटम निकालने की कोशिश तो करेंगे ना कि कैसे फाइंड आउट करें। तो उन्होंने क्या किया, एक फिजिक्स का मेथड उठाया, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स चले वो, ठीक है। हालांकि हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें फिजिक्स के ऊपर भी बेस्ड हैं, फिजिक्स से ली हुई है, धारी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग गए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग गए। तो उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर, यानी कि एक मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जो वेवलेंथ डाली थी लाइट की, उस वेवलेंथ को क्या कर दिया, काफी स्मॉल कर दिया। अगर इसकी वेवलेंथ को स्मॉल कर देंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो पहले क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था, वो उतना ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होगा, ठीक है। कम या ज्यादा की गई, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि उसमें जो एरर आएगी वो क्या आएगी, कम से कम आएगी। तो इससे क्या होगा कि जो पोजीशन है वो मोर एक्यूरेटली कैलकुलेट की जा सकती है, बाय डिक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ एनी फोटोन। बट क्या हुआ बच्चे, अगर मान लीजिए, चलो उसने क्या कर दिया, टू फाइंड आउट द पोजीशन ही डिक्रीजेस द वेवलेंथ ऑफ एनी फोटोन, बट इट्स अफेक्ट द मोमेंटम। कैसे, आप लोगों ने पढ़ा था दैट लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, क्या पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv ना। तो mv क्या होता है आपका p, तो इस p को अगर मैं निकालू तो क्या होता है, h ओवर लैम्डा। तो यहां से इस रिलेशन से मैं क्या कहूंगी, दैट मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, लैम्डा, अब देखो अगर आपने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू बढ़ाई तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। अब आपने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू घटाई है तो मोमेंटम क्या हो गया, काफी बढ़ गया, मोमेंटम क्या हो गया, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो जब आपने क्या किया, पोजीशन निकालनी चाहिए, तो पोजीशन तो निकल गई एक्यूरेसी के साथ में, लेकिन मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर वाइस वर्सा करते हो, मान लीजिए आपने क्या कर दी, वेवलेंथ बढ़ा दी, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोमेंटम कम हो जाएगा तो मोर एक्यूरेटली आप मोमेंटम निकाल लोगे, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि लैम्डा बढ़ने से जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, उसकी पोजीशन डिस्प्लेस हो जाएगी। तो आप यहां से फिर डेल्टा एक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तभी क्या कहा, हेजनबर्ग ने कहा था कि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की पोजीशन और मोमेंटम को साथ साथ साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते हैं एक्यूरेटली। आई बात समझ में, साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते हैं एक्यूरेटली। सो आई होप हेजनबर्ग ने क्या कहा वो आपको अच्छे से समझ में आया। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को आप और भी क्या कर सकते हैं, इलैबोरेट कर सकते हैं। दैट डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा पी, डेल्टा वी की फॉर्म में भी आप इसको, अब कोई कह दे कि वेलोसिटी है तो इसी को आप इलैबोरेट करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। ये मैंने ये डेल्टा वी लिखा था, इसको ये कहां से आया, तो आपका क्या है पी, तो प्लस में एम डेल्टा वी, क्योंकि पी क्या होता है बच्चों, पी क्या होता है वी, ठीक है, सॉरी पी क्या होता है, एम वी होता है ना। तो देखो अब मैंने यहां पर चेंज लिखा क्योंकि चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा पी था तो डेल्टा एम डेल्टा वी होगा, क्योंकि जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया उसका मास तो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। तो डेल्टा वी के केस में कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई एम। यहां पर मैं एम लिखना भूल गई थी, एच ओवर 4 पाई एम यहां पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप वेलोसिटी के टर्म में भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो वेलोसिटी और पोजीशन भी साइमल्टेनियसली आप किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो अगर मैं आपसे सीधी, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं, सीधी सीधी बात करूं, तो अगर हमारी डेली रूटीन की बात करें तो हमारे एवरीडे लाइफ में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो किससे रिलेट करता है बच्चों,
माइक्रोस्कोपिक बॉडीज से रिलेट करता है। लेकिन हम कैसे वर्ल्ड में रहते हैं, हम लोग मैक्रोस्कोपिक यूजुअली किससे मीट होते हैं डेली रूटीन में, हम लोग डेली रूटीन में हम लार्ज बॉडी से मीट होते हैं, राइट, उनसे मिलते हैं, तो लार्ज बॉडी से ही रिलेट करते हैं। तो वहां पर HUP यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेली रूटीन में कोई भी रोल नहीं है, बट इसका बहुत ज्यादा साइंटिफिकली सिग्निफिकेंस जरूर है। क्या है बच्चों, साइंटिफिकली सिग्निफिकेंस ये जरूर है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये चीज प्रूव कर दी कि आप भी उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि आप एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी की डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ में। इट डजंट मीन कि उनके किसी टेक्निकल फील्ड में प्रॉब्लम है। कोई कह देगा कि भाई आपसे ही डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू नहीं निकली, हो सकता है कि आपने टेक्निकली कुछ काम गलत किया हो, ठीक है, तभी आपसे वैल्यू नहीं निकली। लेकिन हेजनबर्ग ने कह दिया कि आप कितनी ही टेक्निक्स का यूज कर लीजिए, लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी पे, तो कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी कभी भी किसी एक्यूरेसी के साथ में आपको जवाब नहीं देगी। इट इज हार्ड टू फाइंड आउट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मेनली द पोजिशन और मोमेंटम, ठीक है। तो उन्होंने क्या कह दिया, एक तरीके से फंडामेंटल लिमिटेशन लगा दी, फंडामेंटल लिमिटेशन लगा दी ऑफ नेचर, कि भाई ये तो नेचर के बिल्कुल विरुद्ध है, नेचर इनका यही है, आप इसमें और ज्यादा एक्यूरेसी फाइंड आउट नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्यों ना लेके आए, ठीक है। आई बात समझ में। तो डेली रूटीन में इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन साइंटिफिक फील्ड में उन्होंने एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात कही थी, ओके। तो अब देखिए हमारे पास में दो न्यूमेरिकल हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन मेरा डी ब्रोगली से रिलेटेड है, एक जो आज हमने टॉपिक किया उससे रिलेटेड है। देखिए कहता है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है। गिवन क्या क्या है आपको, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है जिसका मास आपको गिवन है, मूविंग एट 1% स्पीड ऑफ लाइट। साथ में देखो लैम्डा किसके इक्वल होता है, H/mv के इक्वल होता है। ये किसने बताया था, किसने बताया था। देखो पी की फॉर्म में नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी किसकी बात कर रहा है, ये स्पीड की बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी ली है, इसने 1% ली है। तो 1%, जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि आपके भाई 25% नंबर आए, चलो ज्यादा कम बोल दिया, तो मान लीजिए 95% मार्क्स आए, तो कितने आए, तो आप क्या करते हैं भाई 500 में से चेक करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स निकाल लेंगे। जैसे परसेंटेज निकालते हो, मार्क्स लेके अब मार्क्स बताने आपको परसेंटेज गिवन है। तो देखिए क्या क्या गिवन है, हमें पता है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होता है, लैम्डा किसके इक्वल होता है, H/mv के इक्वल होता है, राइट। साथ में हमें क्या गिवन है बच्चों, मास गिवन है विच इज 9 इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg है, ठीक है। साथ में वेलोसिटी कहता है किसके, स्पीड ऑफ लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट का कितना है 1%, तो कैसे होगा 1 इंटू स्पीड ऑफ लाइट की कितनी होती है 3.0 इंटू 10⁸8, ठीक है। साथ में क्या यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इंटू में क्या कर देंगे 100। तो 1% इसको जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 100 है, यानी कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी, कितनी आ जाएगी -2, माइनस यानी कि 6, तो 3.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, वेलोसिटी की जो वैल्यू निकल के आ गई। बस क्या पूछा इसने, वेवलेंथ पूछी है, तो लैम्डा में वैल्यू पुट कर देंगे। एच की वैल्यू यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किस में है आपका जूल सेकेंड, 9.1, ये किस में है आपका केजी में। तो इसको जूल में ना लेके किस में लेंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे देन यू विल गेट आंसर 2.43 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो दैट विल बी योर आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कहता है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी। हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी निकालनी है इन द वेलोसिटी ऑफ अ वैगन ऑफ मास। उस वैगन का जो मास है वो कितना है 2000 kg, ओके। whose पोजीशन इज नोन, उसकी हमें पोजीशन है टू एन एक्यूरेसी ऑफ ±10 मीटर। मतलब यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या है कि मतलब ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है,
ठीक है, कि भाई अपने एग्जैक्ट पोजीशन से 10 मीटर आगे भी हो सकता है, 10 मीटर पीछे भी हो सकता है। तो हमें तो चेंज से मतलब है ना, हमें तो चेंज से मतलब है। तो कितने का चेंज आ रहा है? 10 का ही तो आ रहा है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो पता ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही है। क्या क्या दे रखा है? मास दे रखा है। पोजीशन के बारे में बात कर, वेलोसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला क्या था? अभी पढ़ा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई इंटू में m। अभी हम लोगों ने ट्राई किया था, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? क्या पूछा है इसने? आंसर कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सो डेल्टा वी पूछा है, तो डेल्टा वी बच्चों यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा? सो जस्ट हम इसको इक्वेट ही मानकर चलेंगे जब आंसर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो h/4 पाई एम, क्योंकि हम चाहते हैं हमें एक्यूरेसी मिलेगी, और कुछ एक्यूरेसी इसने दे भी रखी के बारे में बात भी की है। सो डेल्टा एक्स, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻34। मास की टर्म में पढ़ रहे हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3.14। मास कितना है? 2000 kg इंटू में 10 मीटर। तो जब आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो देखिए केजी से केजी गया, मीटर से 1 मीटर जाएगा। ठीक है, पर सेकंड हमारे पास बचा हुआ है, 1 मीटर बचा हुआ है। वेलोसिटी आपकी इसमें होती है मीटर पर सेकंड में। जब आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट आंसर 2.636 इंटू 10⁻39 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से सिंपली क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लोग क्या कर देंगे? वेलोसिटी निकाल लेंगे, पहले वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देंगे हाफ mv² फॉर्मूले से। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, इजिली आप लोगों से सोल्व हो जाएंगे। आई होप आपको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी और डी ब्रोगली इक्वेशन दोनों अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर को डिवाइड किया था, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो डी ब्रोगली से हमारा सेकंड पार्ट जो है चैप्टर का वो शुरू हो चुका है। ओके, सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। और बच्चे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, तो आपको ये अच्छे से करने हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सो टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।